हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सान अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 गति मोशन। और इससे पहले हमने पढ़ा था चाल और वेग में अंतर, इसे लास्ट क्लास में पढ़े थे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्वरण। आज का टॉपिक है त्वरण, एक्सेलरेशन। और अभी तक जिस बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसे नोटिफिकेशन आता रहे। और आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम पढ़ रहे हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों? यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, तो मतलब क्या, समय के अनुसार वेग में लगातार परिवर्तन होता रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो वेग में लगातार परिवर्तन और समय के अनुसार होता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और त्वरण का फार्मूला क्या होता है? वेग में परिवर्तन बट्टे में लिया गया समय। त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ये ए से प्रदर्शित करने वाला है वेग। और त्वरण बराबर में अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग होता है और इसके साथ लिया गया समय होता है। त्वरण अंतिम वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं और प्रारंभिक वेग को u से, और उसे लिया गया समय उसको t से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अंतिम वेग बराबर v और प्रारंभिक वेग बराबर u। तो v माइनस यू बटे में t, और a बराबर पूरा फार्मूला क्या बना त्वरण का? v माइनस यू बटे में t होता है। ये हमारे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जब इस तरह के प्रश्न करेंगे, तो आप में ये फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा। अब आगे देखते हैं त्वरण का SI मात्रक क्या होता है। त्वरण किस में मापा जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, किस में मापते हैं? तो इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भी होती है इसका हम किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं। ये क्या होता क्या, इसकी SI यूनिट किलोमीटर पर आवर भी होती है। जैसे हम जानते हैं वेग का SI मात्रक हमने पहले पढ़ा था, मीटर पर सेकेंड होता है। और समय का SI मात्रक क्या होता है? समय का SI मात्रक सेकंड ले लेते, छोटी यूनिट। और ये ऊपर और माइनस ये दोनों चला जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? पावर x माइनस 1। ये ऊपर जाके x की पावर कितनी हो जाएगी? -2। तो इसकी SI यूनिट किस तरह से आई? मीटर पर सेकंड आई। इस तो वेग अपॉन में लिया गया समय। समय किस में मापते हैं? सेकंड में। और वेग मीटर पर सेकंड इसकी SI यूनिट होती है। दोनों को सॉल्व करोगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरह से त्वरण क्या होता है हमारा? धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। जब हमारा वेग, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग का जब अंतर 0 हो जाता है, उस स्थिति में हमारा त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। जब ऋणात्मक स्थिति कब होती है? जब वो पीछे की ओर चला जाता है स्थिति में, तो ऋणात्मक स्थिति आती है। और धनात्मक जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से ज्यादा होता है तो हमारा त्वरण धनात्मक आता है। जब अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से कम होता है तो हमारा त्वरण ऋणात्मक आता है। त्वरण सदिश राशि होता है। सदिश राशि इससे पहले आपको मैंने वीडियो में बताया था, जिसमें वैल्यू दिया रहता है, मान दिया रहता है, और उसके साथ साथ दिशा भी दी जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। तो त्वरण एक सदिश राशि होता है। अब हम पढ़ते हैं त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? वैसे तो हम पढ़ेंगे त्वरण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एक समान त्वरण, और एक और होता है जो आगे हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में, असमान त्वरण होता है। इसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम। पहले एक समान त्वरण को समझ लेते हैं। एक समान त्वरण क्या होता है? यदि वेग में परिवर्तन समान समय के अनुसार समान वेग में परिवर्तित होता रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहते हैं। तो इसमें भी वही है, यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न करता है तो उस वस्तु के ऐसे त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। तो मतलब अगर किसी वस्तु में लगातार वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है, समान रूप से हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक समान त्वरण कहेंगे। उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे चिकनी सतह पर लुढ़कती हुई गेंद एक समान त्वरण का एक उदाहरण है। मतलब कोई सरल रेखा है, सीधी रेखा पर कोई गेंद लुढ़क रही है और चिकनी फरस है, तो वो क्या है? आपका एक समान त्वरण का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति भी एक क्या है? एक समान त्वरण का ही एग्जाम्पल है। और इसी तरह से कोई बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत बड़ी इमारत है, कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, तो वो भी क्या है? एक समान त्वरण है। या बहुमंजिल इमारत से कोई
तीव्र गति से लिफ्ट नीचे आती है, वो भी क्या है हमारा, उसकी गति को हम एक समान त्वरण कहते हैं। या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी क्या है, एक समान त्वरण होता है। अब हम समझ लेते हैं एक समान त्वरण का ग्राफ कैसे बनता है, वेग और समय के बीच में ग्राफ। तो देखो नीचे वाला जो हमारा एक्स एक्सिस है ये समय को प्रदर्शित कर रहा है, ये क्या है, एक्स अक्ष है, हमें समय को प्रदर्शित कर रहा है। और ये जो वेग है ये वाई अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। तो समय के अनुसार वेग में भी परिवर्तन समान रूप से होता रहता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक समान त्वरण कहते हैं। जैसे 1 घंटे में एक्सेलरेट कितना हुआ, तो मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेट हुआ। अगले 2 मिनट में कितना हो जाता है, तो 40 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 40 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से चलता रहता है। अगले 3 मिनट में 60 हो जाता है, तो 60 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो इस तरह से इन तीनों समय और वेग के बीच में जो ग्राफ बन रहा है, बिल्कुल एक सीधी लाइन बनेगी यहाँ पर इन दोनों के बीच में। तो वेग समय ग्राफ के बीच में ये हमारा क्या है, एक समान त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। अब आगे देख, असमान त्वरण। यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान त्वरण उत्पन्न करता है, यदि किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान त्वरण उत्पन्न करता है, तो उस वस्तु के ऐसे त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। मतलब यदि कोई वस्तु समान समय में असमान वेग उत्पन्न करता है, असमान वेग से दूरी तय करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। असमान त्वरण के कुछ उदाहरण हैं। पहला, एक कार रेस में दौड़ती हुई कार। एक कार रेस में अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो दौड़ती हुई कार क्या होती है, असमान त्वरित रहती है, आगे पीछे। अलग अलग चाल से चलती हुई वाहन की गति, अलग अलग चाल से अब बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, तो वो भी क्या है हमारा, असमान त्वरण। और ऊपर की दिशा में फेंकी हुई गेंद की गति, कोई वस्तु अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो हमारा क्या होता है, असमान त्वरण होता है। या खुरदरे या टूटे फूटे सड़क से गुजरती हुई बस की गति, टूटे फूटे सड़क से कोई बस चल रहा हो या कार चल रही हो कोई भी, तो ये इस तरह की गति क्या होती है, असमान त्वरण होता है। और वेग समय ग्राफ के बीच में हमने वेग समय ग्राफ की 3 ग्राफ होते हैं। हमने पहला ग्राफ क्या पढ़ा था, समान त्वरण पढ़ा था। समान त्वरण का ग्राफ हमने पहले दिखाए हुए हैं और यहाँ पर असमान त्वरण के 2 ग्राफ दिखा रहे हैं। ये आपका एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष क्या प्रदर्शित कर रहा है, समय को प्रदर्शित कर रहा है, ये सेकंड में है। और 1 सेकंड के हिसाब से वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये 30 है, फिर 2 सेकंड में 20 है, फिर 3 सेकंड में 10 है, और इस तरह से चलता जा रहा है। इस तरह का ग्राफ क्या बनेगा, ये भी हमारा ग्राफ क्या है, असमान त्वरण का ग्राफ है। और ये भी क्या है, असमान त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है। ये समय है t और ये वेग y किसको प्रदर्शित कर रहा है, वेग v को। और ये भी इस तरह का, पहले एक्सेलरेट, फिर त्वरण बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घट रहा है। इस तरह की गतियां क्या कहलाएगी, हमारी असमान त्वरण गति कहलाती है। अब वेग समय ग्राफ के बीच में ये हमारा क्या है, ये लाइन, ये समय को प्रदर्शित कर रहा है v आपका x एक्सिस, और ये वेग को प्रदर्शित कर रहा है y एक्सिस। और ये जो लाइन दिख रही है ये हमारा त्वरण है, इसमें कोई समय और वेग के अनुसार समान रूप से चल रहा है, तो हम इसको हम कह सकते हैं एक समान चाल कह सकते हैं। एक समान चाल के स्पीड से चल रही है ये, और इसके बीच का ये ग्राफ है, ठीक है। अब एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय आकार पर घूमती रहती है, समान चाल से चलती रहती है और कुछ समय लेती है, इस तरह की वस्तुएं क्या कहलाती है, हमारी एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर कोई वस्तु यहाँ से चलती है और वृत्तीय आकार में घूमती रहती है इस तरह की, और कुछ समय लिया जाता है उसके बीच में, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति का फार्मूला होता है, जैसे मान लेते हैं ये वृत्त के आकार में है, कुछ भी आकार में चल सकती है, वैसे हम यहाँ पे मान लें वृत्तीय आकार में, तो वृत्त की परिधि बट्टे में लिया गया समय। तो गति का फार्मूला होता है, गति को हम v से प्रदर्शित करते हैं, और वृत्त की परिधि क्या होती है, हम यहाँ से चलते हैं और घूमकर एक चक्कर पूरा हो जाता है, तो एक वृत्त पूरा हो जाता है, एक चक्कर। तो कुल कितनी दूरी तय करी, ये दूरी होता है, वृत्त की परिधि हमारा क्या कहलाता है, दूरी।
और बट्टे में समय। तो गति का पहले फार्मूला हमने पढ़ा था, दूरी बट्टे में समय होता है, और इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं गति के समीकरण। गति के कितने समीकरण होते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। गति के 3 समीकरण होते हैं। गति का पहला समीकरण, और गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस AT, और गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, 2as बराबर में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब v क्या होता है, v हमारा अंतिम वेग होता है। कोई वस्तु अगर चलती है तो अंतिम कहाँ वो रुकता है, तो ये v क्या होता है, हमारा अंतिम वेग होता है। और u क्या होता है, हमारा प्रारंभिक वेग होता है। और a क्या होता है, हमारा त्वरण होता है, त्वरण। और t मतलब समय है, यहाँ पे ये t किसको प्रदर्शित कर रहा है, समय को। s बराबर, s क्या किसको दिखाता है, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। और s क्या है, यहाँ पे दूरी को दिखा रहा है, और u क्या दिखा रहा है, प्रारंभिक वेग, और v समय है हमारा, और 1/2, और ये a किसको प्रदर्शित कर रहा है, त्वरण को, और t स्क्वायर समय का स्क्वायर। ठीक है, और गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहाँ पर a किसको प्रदर्शित कर रहा है, त्वरण को, s किसको प्रदर्शित कर रहा है, दूरी को, और v किसको प्रदर्शित कर रहा है, हमारा अंतिम वेग प्रदर्शित कर रहा है, और u किसको प्रदर्शित कर रहा है, हमारा प्रारंभिक वेग। और यहाँ पर हमने बताया भी है, यहाँ u बराबर प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, t समय है, और a क्या है, हमारा त्वरण है, और s दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम इन तीनों को ना एक एक करके ग्राफीय विधि से हम इन तीनों समीकरणों को हल निकालेंगे। ग्राफीय विधि से कैसे निकालते हैं, तो ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण ज्ञात करना। तो ये वेग समय ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है, ये वेग और समय के बीच में ये ग्राफ है। ये सबसे पहले ये यहाँ से अगर कोई वस्तु स्टार्ट होती है, ये A पॉइंट क्या इसका प्रारंभिक है, और ये वस्तु एक्सेलरेट होती है, और त्वरण से ये कहाँ पहुँच जाता है, B पॉइंट पे पहुँच जाता है। तो A इसका क्या है, प्रारंभिक वेग है, और अब वस्तु कहाँ पहुँच गई, वो B पॉइंट पे, तो ये क्या है, इसका अंतिम वेग है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं ये BE है, क्या है ये BE। तो ये BE यहाँ से लेकर O से लेकर E तक की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी अंतिम वेग कहलाएगी। और A से लेकर U तक की दूरी क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो हम OE जो है वो BD के बराबर है। क्या है बच्चों, OE जो है वो BD के बराबर है, और हम इसको BD को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, V से, ये अंतिम वेग है। और A से लेकर C तक की दूरी कितना, तो इसने दूरी तय किया इस बीच में, इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर गिराएंगे, और इसके बीच में जो पैरेलल लाइन खींची गई है इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, AC लाइन किसको प्रदर्शित कर रहा है, समय, यहाँ पर समय। तो ये OD जो लाइन है ये समय है एक्स एक्सिस, और ये V क्या है, हमारा V है, ये प्रदर्शित कर, ये हमारा वेग है, और ये Y एक्सिस है। और A से लेकर C तक की दूरी T है, क्योंकि ये AC किसके बराबर है, OD के बराबर। तो OD जितना समय है उतना ही ये AC के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पे AO जो है ना, AO की दूरी CD के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है AO बराबर, AO की वैल्यू वो किसके बराबर है, CD के बराबर है। U मतलब क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग है। अब AC की दूरी, AC की दूरी OD के बराबर, OD, AC और OD मतलब ये T के बराबर है, समय है। और BD ये B है, ये D है, ये पूरा क्या कहलाएगा, हमारा अंतिम वेग। V से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, पूरी लाइन क्या है, V है। B से लेकर D तक की दूरी अंतिम वेग है। अब हम गति का प्रथम समीकरण पढ़ रहे हैं। गति का प्रथम समीकरण क्या है, कैसे हम इसको ग्राफीय विधि से निकाल सकते हैं। तो ये सब तुम्हें हर एक कोई सा भी क्वेश्चन आए, आपको गति का प्रथम समीकरण ज्ञात करने के लिए आए या गति का दूसरा समीकरण ज्ञात करने के लिए आए, तो आपको ये वाला यहां से लेकर यहां तक आपको बनाना ही होगा। तो ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, वेग समय ग्राफ, और चाहे गति का प्रथम समीकरण हो या दूसरा हो या तीसरा हो, कोई सा भी, तो यहां से लेकर यहां तक आपको उतारना ही होगा। अब हम गति का प्रथम समीकरण इसको निकाल रहे हैं। तो वेग में परिवर्तन, तो यहाँ पे ये देखो वेग में कितना परिवर्तन आया, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां B पॉइंट तक पहुंचा, तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, इसमें क्या है, AE है, और AE किसके बराबर है, BC के बराबर है।
किसके बराबर है, ए ई बी सी के बराबर है। तो मैं वेग में परिवर्तन अगर बी सी की वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, बी सी बराबर इस पूरे बी डी में से, जो हमें बी डी में से हम अगर सी डी माइनस कर दे तो वेग में परिवर्तन आ जाएगा। क्या है, कितना वेग में परिवर्तन आया है, तो मैं बी डी में से क्या घटा दूंगा, सी डी घटा दूंगा, तो ये बी सी निकल जाएगा। पूरे बी डी में से अगर मैं सी डी घटा दूं तो बी सी आ जाएगा। और लिया गया समय किसके बराबर है, ए सी, जो ओ डी है वही ए सी, इन दोनों के बीच में कितना समय लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, तो वो लिया गया समय ए सी है। अब त्वरण, त्वरण का फार्मूला हमने पहले पढ़ा था। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बट्टे में लिया गया समय होता है। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन को हमने बी सी से प्रदर्शित किया है और लिया गया समय ए सी है, हमने यहाँ पे दिखाया। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, ये है बी सी और लिया गया समय ए सी, यहाँ इन दोनों के बीच में। तो बी सी का फार्मूला हमने बताया था, पूरे बी डी में से सी डी घटा देंगे तो बी डी माइनस सी डी यहाँ पे दिखाया और अपॉन में ए सी। बी डी किसको प्रदर्शित कर रहा है, बी से लेकर डी तक की दूरी पूरा क्या है, ये यू है, वी है, सॉरी वी है। और ये सी डी किसको प्रदर्शित कर रहा है, यू है, ये यू प्रारंभिक हो गया, वी मतलब हमारा अंतिम वेग और यू मतलब प्रारंभिक वेग, और ए से लेकर सी तक की दूरी टी है, समय को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब ए के नीचे आपको पता है, ए के नीचे क्या है, 1 है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, v माइनस यू को 1 से, तो v माइनस यू ही रहेगा। अब a को t के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या रहेगा बच्चों, a को t के साथ करेंगे तो at हो जाएगा। अब ये हम क्या करेंगे, v को यहीं पे रहने देते हैं, ये माइनस यू जो है ना, यहां से माइनस कोई चीज यहां से उधर की तरफ जाएगा तो माइनस का चीज वो प्लस बन जाएगा। तो ये प्लस है, इसके आगे क्या है, साइन प्लस का है, तो माइनस बराबर के उधर चला गया तो ये प्लस का बन गया और प्लस में एटी हो गया। ठीक है बच्चों, माइनस का यू उधर जाके प्लस बन गया है और ये प्लस का साइन ही है एटी, तो ये यू प्लस में एटी बन गया। तो ये गति का पहला समीकरण हो गया। अब हम पढ़ते गति का दूसरा समीकरण आगे। ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण ज्ञात करना। अब हम पढ़ रहे हैं गति का दूसरा समीकरण, ग्राफीय विधि से ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो ये वेग समय ग्राफ के बीच में ये ग्राफ दिया गया है। ये वाई एक्सिस आपको क्या दिखा रहा है, वेग, ये वाई अक्ष है आपका, और ये क्या है आपका एक्स अक्ष है। ये एक्स अक्ष किसको प्रदर्शित कर रहा है, समय को, किसको, समय को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, और ये एक्स अक्ष है, और यहाँ पे ये ए पॉइंट क्या है, इसका प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं हम, और ये बी क्या है, हमारा अंतिम वेग है। तो प्रारंभिक, ये हमारा प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है। तो ए से लेकर ओ तक की दूरी को यू मान लेते हैं, ये यू मतलब प्रारंभिक वेग, और बी से लेकर डी तक की दूरी क्या है, हमारा अंतिम वेग है। और ये क्या है हमारा, जब ये पैरेलल है तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो ए ओ बराबर में सी डी, तो ये यू है तो ये भी यू होगा। यहाँ पर ओ डी किसके बराबर है, ए सी के बराबर, तो यहाँ मैंने बताया हुआ है ए ओ बराबर किसके है, सी डी के बराबर है, और ए ओ यू के बराबर, तो यू मतलब क्या होता है प्रारंभिक वेग, ए सी बराबर ओ डी, ये टी को प्रदर्शित कर रहा है, ये समय है टी, और बी डी बराबर क्या है हमारा, ये बी से लेकर डी तक की दूरी यू है, वी है हमारा। तो वी किसको प्रदर्शित कर रहा है, अंतिम वेग को प्रदर्शित कर रहा है। ए ओ डी बी का क्षेत्र क्या है, यहाँ पे ए ओ डी बी, ये पूरा क्षेत्र हमारा एस दूरी, पूरा कितना चक्कर हो, मतलब ये पूरा चक्कर कटना, मतलब ये दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। ये कितना क्षेत्र हो गया, ये पूरा क्षेत्र हो गया। तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, हमारा दूरी कहलाएगा। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र हमारा दूरी कहलाएगा। ए ओ डी बी, ये हमारा पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, दूरी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये समलंब आकृति बन रही होगी ए ओ डी बी। अगर मैं यहाँ पे एक बार ए ओ डी बी, यही फिगर है यहाँ पे ए ओ डी बी। ए ओ किसको प्रदर्शित कर रहा है, हमारा यू है ये, और ये बी डी क्या है हमारा, वी है, और यहाँ पे ये टी समय है, ये टी है तो ये भी टी होगा हमारा। तो ये कैसा शेप बन रहा है, हमें शेप दिख रहा है, ये एक समलंब है। कौन सा शेप है, समलंब। समलंब के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, ये वाली समांतर होती है। ये दोनों क्या है, ए ओ बी डी के क्या है, समांतर है, और इन दोनों के बीच में ये लंबवत दूरी है ओ डी, और यहाँ पे क्या है ए सी, एक दूसरे के क्या है, ये लंबवत है।
तो ये समय टी को प्रदर्शित कर रहा है, ये भी टी को प्रदर्शित कर रहा है। तो समलंब AODC का क्षेत्र क्या होता है? तो हम जानते हैं कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 ऊंचाई गुना में समांतर भुजाओं का योगफल होता है। तो 1/2 ऊंचाई गुना में समांतर भुजाओं का योगफल। समलंब का क्षेत्र मतलब यहां पर A से लेकर AODB ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? इसका एक बार पूरा चक्कर, इसका क्षेत्र कितना क्षेत्र कवर करता है, इसका दूरी कहलाएगा। तो S से प्रदर्शित कर लेते हैं दूरी को, और S बराबर 1/2, इसमें ऊंचाई क्या है, यहां से A से लेकर C तक इस समलंब के ऊपर ये उसकी क्या है, लंबवत है, ये परपेंडिकुलर है, ये ऊंचाई हो गई इसकी। तो ऊंचाई क्या है यहाँ पे, AC एक ऊंचाई है ये, और यहाँ पे समांतर भुजाओं का योगफल। समांतर भुजा क्या है, AO और BD एक दूसरे के समांतर है, तो इन दोनों भुजाओं का यहाँ पे AO और BD ये दोनों समांतर भुजा है, इन दोनों का योगफल करते हैं हम। तो AO क्या है यहाँ पे, U है, यहाँ पे AO क्या है, U, तो U लिखा, और BD क्या है हमारा, B से लेकर D तक V है, ठीक है, V, और S बराबर में 1/2 T, और यहां पर हम त्वरण का फार्मूला जानते हैं, त्वरण बराबर में A बराबर V माइनस U बट्टे में T होता है। अगर मैं गति का पहले समीकरण बनाऊं तो गति का पहला समीकरण त्वरण से निकलता है, V बराबर U प्लस में AT होता है। तो यहाँ पे जो हमारा V जो आया है यहाँ पे, इस V का मान ना ये रख देते हैं हम, V बराबर U प्लस में AT। तो V का जो मान हम U प्लस AT, V की जगह पे U प्लस AT कर दिए, तो U और U दोनों जुड़ जाए तो कितना U हो जाएगा, 2U हो जाएगा, 2U प्लस में AT। अब हम क्या कर रहे हैं, T को 1 से करेंगे तो T/2 ही रहेगा, ये ऐसे ही चल रहा है, ये दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। अब T/2U, अब यहाँ पे क्या बना, 2U प्लस में AT। अब एक बार T/2 का मल्टीप्लाई एक बार इससे करेंगे और एक T/2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो हम करते हैं T/2 का मल्टीप्लाई 2U से, तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, T और U, तो TU को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, UT आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब T/2 का मल्टीप्लाई अब किससे करते हैं हम, AT से, तो AT से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AT मल्टीप्लाई हो गए T स्क्वायर, और यहाँ पर A का A रहेगा, और नीचे क्या ये 2 है, तो ये रह जाएगा, तो 1/2 1/2 AT स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/2 AT स्क्वायर। तो हमारा गति का दूसरा समीकरण क्या बना, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये गति का दूसरा समीकरण, कोई सा भी ग्राफ आप दूसरा भी प्रूफ करोगे तो ये पहला वाले में हमने भी यही ग्राफ बनाया था, अब दूसरे वाले में भी यही ग्राफ बनाया है, अब तीसरा वाला गति का समीकरण करेंगे तो उसमें भी यही ग्राफ चलेगा। कोई सा भी एक जरूर आता है आपका 5 नंबर का, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जो आपको ड्राइव करना आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, गति का तीसरा समीकरण, हम ग्राफीय विधि से गति का तीसरा समीकरण ज्ञात करना सीखेंगे। तो ये ग्राफ किसके बीच में है बच्चों, वेग समय ग्राफ है ये, और ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये वेग को प्रदर्शित कर रहा है, और ये समय को प्रदर्शित कर रहा है। O से लेकर D तक की दूरी T है ये, और AC के जो बराबर है, और AO आपका U है, और BD कितना वेग में परिवर्तन हुआ A से लेकर B तक में, A आपका क्या है, ये पॉइंट प्रारंभिक वेग है, और B क्या पॉइंट है आपका अंतिम वेग है। तो कितना परिवर्तन हुआ यहाँ से, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे AO CD के बराबर है, AO किसके बराबर है, CD के, ये U है, U मतलब प्रारंभिक वेग। AC किसके बराबर है, AC जितनी दूरी है यहाँ से A से लेकर C तक की दूरी वो बराबर है O से लेकर D तक की दूरी, ये दोनों T को प्रदर्शित कर रहा है, T मतलब समय है, और BD B से लेकर D की तक की दूरी क्या है, V है, V मतलब अंतिम वेग है। AODB का क्षेत्र किसको प्रदर्शित कर रहा है, दूरी को, AODB का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला एरिया, मानो ये और ये दोनों एक त्रिभुज है और एक आयत है, तो इन दोनों का क्षेत्र, दोनों आयत मतलब ये समलंब का क्षेत्र बन रहा है पूरा, और ये S को दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, समलंब यहाँ पे कौन है, AODB, ये समलंब है, AODC, AODB आएगा बच्चों, AODB, ठीक है, AODB, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, हमारा समलंब कहलाएगा।
अब यहाँ पे क्या है, इसका फार्मूला क्या था, 1/2 गुना में ऊंचाई और गुना में समांतर भुजाओं का योगफल। और यहाँ पर समलंब का क्षेत्र ये पूरा कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना क्षेत्र कवर कर रहा है, तो इसका क्या कहलाएगा, ये दूरी कहलाएगा। ये एस क्या है, यहाँ पे दूरी है, तो 1/2 ऊंचाई क्या है, यहाँ से ए से लेकर सी तक की दूरी इसके ऊपर ऊंचाई है, जैसे आपको अभी दूसरे समीकरण में भी बताया था। तो ये मानो ये एक समलंब है, ये ए ओ डी बी है, ये समांतर भुजा है एक दूसरे के, क्या ये समांतर भुजा। और इसके जो लंबवत है, ये लंबवत है, ये पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, ऊंचाई कहेंगे। तो ये ए सी क्या है, इसकी ऊंचाई है, यहाँ पे सी मान लेते हैं, ए से लेकर सी तक की दूरी, यहाँ से ए से लेकर सी तक की दूरी ऊंचाई है। और समांतर भुजाओं का योगफल बी डी क्या है, इसका बी डी अंतिम वेग है, और ए ओ क्या है, इसका प्रारंभिक वेग है। क्या है, ये प्रारंभिक वेग है, और बी डी क्या था, अंतिम वेग था। अब s बराबर में इन सब की वैल्यू रख दी। ए सी हमारा क्या है, पूरा t है, और बी डी किसको, ये v है, ये u है। अब s बराबर में 1/2 t का अगर हम फार्मूला निकालें, त्वरण का फार्मूला क्या होता है, a बराबर में v और a बराबर में v माइनस यू बट्टे में t, ये त्वरण का फार्मूला था। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से, तो ए टी बराबर में v माइनस यू बट्टे में, अब ये v माइनस यू आ जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई तो v माइनस यू, और यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूं तो ये a मल्टीप्लाई में, तो v माइनस यू बट्टे में a आ जाएगा। तो t का फार्मूला यहाँ पे t क्या निकला, v माइनस यू बट्टे में a। तो यहाँ पर t का ये वैल्यू रखा जाएगा, v माइनस यू बट्टे में a। यहाँ पर v माइनस यू बट्टे में a रखा हुआ है, और हमने गति के दूसरे समीकरण में हमने क्या रखा था, उसका v का मान निकला था, और गति के तीसरे समीकरण में t का मान रखा जाएगा, और गति के दूसरे समीकरण में हमने v का मान रखा था त्वरण से, और आगे क्या है, v प्लस यू। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन जाएगी, a माइनस यू और a प्लस बी, मतलब v प्लस बी। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी, एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से v माइनस यू और v प्लस यू, तो v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s को इस 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो जाएगा, और 1 को v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। अब जिससे हमारा ये प्रूफ क्या हो गया, गति का तीसरा समीकरण प्रूफ हो गया। अब इस तरह के और वीडियो हम लेकर आएंगे, और अब हम मिलेंगे आपके अगले नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं जब हम मिलेंगे आपको।